डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 2 के अध्याय 1 यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि जब ये भारत आए थे तब इन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या लिखा है और क्या देखा है। किसी भी दूसरे देश में जाके वहाँ की स्थिति के बारे में देखना, वहाँ रहना, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने ऐसा अपनी किताबों में बताया है। किताबों के ही माध्यम से हमें उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों का पता चलता है, मतलब उस समय किस तरीके का शासन काल था। जैसे कि मुग़ल समय का जो शासन काल था उस समय कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में हमें पता चलता है। मैंने क्लास 12 का जो पार्ट 1 है वह पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, किताब उल हिंद का दूसरा नाम क्या है? तारीख उल हिंद, तारीख उल अल बरूनी, शाहनामा या रिहला? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। तो उससे पहले बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम देखेंगे कि लोग यात्रा करते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कई यात्री आए थे, लेकिन ये लोग यात्रा क्यों करते थे, यानी कि यात्रा करने का क्या उद्देश्य था? तो सबसे बड़ा उद्देश्य था रोजगार की तलाश। ये जो लोग थे, महिलाएं जो पुरुष थे, वह रोजगार की तलाश के लिए यात्राएं करते थे। उन्हें अपनी जगह पे या अपने देश में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसके लिए वे यात्रा करते थे और दूसरी जगह पर जाते थे जहाँ पर वह अपना जीविका निर्वहन कर सकें। फिर अन्य प्राकृतिक आपदाएं, जैसे जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ बाढ़, सूखा, भूकंप आदि आ जाए, इसके बचाव के लिए भी लोगों ने यात्राएं की थी। इसके अलावा व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में लोगों ने यात्रा की। व्यापारी व्यापार के लिए, सैनिक युद्ध जीतने के लिए, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं की थी। इसके अलावा लोगों ने साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्राएं करी थी, मतलब कि लोगों के एडवेंचर की जैसे फीलिंग होती है उस तरीके का था कि कुछ नई खोज करना है, कुछ नए बारे में जानना है। उससे भी इन लोगों ने प्रेरित होकर यात्राएं की थी। प्राचीन दौर में यात्राएं करने में कई समस्याएं थी, क्योंकि उस समय जो तकनीकी थी वह इतनी विकसित नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत ही पिछड़ी हुई थी। उस समय लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, जैसे कि समय बहुत ज़्यादा लगता था, सुविधाओं का बहुत अभाव था और समुद्री लुटेरे उस समय बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते थे, उसका भी अभाव था। जैसे आजकल हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से पता हो सकता है, बारिश, तूफान, इन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ऐसा उस समय नहीं होता था। इस वजह से ये भी एक मुसीबत बनती थी। बीमारियां और रास्ता भटकने का भय, बीमारियां तो आती ही आती थी, इसके अलावा अगर वे रास्ता भटक गए तो उस टाइम पे उनके पास नेविगेशन के लिए ऐसे कुछ चीज़ नहीं होती थी जिससे वह पता कर सके। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारत में यात्रा करने वाले प्रमुख यात्री कौन कौन से थे। अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर, यह 3 मुख्य यात्री थे। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कुछ अन्य यात्री थे जो भारत आए थे, उसमें से एक थे मार्को पोलो। ये 13वीं सदी में वेनिस से आए थे और इन्होंने दक्षिण भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाला था। फिर थे निकितन, ये रूस से आए थे। सयादी अली रईस, ये टर्की से आए थे। फादर मानसरेथ, ये स्पेन से आए थे और ये अकबर के दरबार में गए थे। फिर एक थे पीटर मुंडी, इंग्लैंड द्वारा आए थे। फिर एक दूसरे यात्री थे अब्दुल रज्जाक, ये समरकंदी से आए थे और इन्होंने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इन्होंने उस समय कालीकट बंदरगाह को देखा और उसके आधार पर भारत को एक विचित्र देश बनाया था। मैंगलोर में बने एक मंदिर की प्रशंसा की थी और विजयनगर साम्राज्य का भी इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा शेख अली हाजिन, ये 1740 के दशक में आए थे। यह भारत से अत्यधिक निराश हुए थे और पता नहीं भारत के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी बातें नहीं बोली हैं। फिर आए थे एक महमूद वली वल्खी, 17वीं शताब्दी में भारत आए थे और वह भारत से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि कुछ समय के लिए सन्यासी ही बन गए थे। फिर आते हैं दुर्याते बरबोसा, यह 1518 में आए थे और पुर्तगाल से इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। और वेपिस टेनेवियर, ये 17वीं शताब्दी में एक फ्रांस से आए थे और ये जौहरी थे जिन्होंने भारत में कम से कम 6 बार की यात्रा करी थी। फिर हम जानते हैं अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का जन्म 1973 में ख्वाजिम, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान है, उसमें हुआ था। ये ख्वाजिम जो था वह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्था था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अधिक बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कि सीरियाई,
फारसी, हिब्रू और संस्कृत, लेकिन वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। फिर भी वह प्लूटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के जो भी इन्होंने चीज़ें थी वह उसने अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। अच्छा, वह अल बरूनी भारत कैसे आया, मतलब ये वहाँ से क्यों आया था? जब सन 1017 में ख्वासिम पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनवी वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था, जिसमें से अल बरूनी भी एक था। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था और उस समय जो उत्तर भारत का पंजाब प्रांत था वह भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उसे वह साम्राज्य पसंद आने लगा और वह अपनी मृत्यु तक अर्थात 70 वर्ष की आयु तक उसने अपना शेष जीवन गजनी में ही विकसित किया था और वहाँ से ही उसको भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी। 1500 से पहले अल बरूनी को बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा था, जबकि भारत के बाहर ऐसा लोग कर चुके थे। उसे कई भाषाओं में दक्षता निपुणता हासिल थी। अल बरूनी भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने कई संस्कृतियों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, का अनुवाद अरबी में किया था। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए एक जो यूनानी किताब थी उसका अनुवाद संस्कृत में किया था। फिर हम देखते हैं अल बरूनी की यात्रा के बारे में। जो इसकी यात्रा है वह किस तरीके से चली थी या जो इसका जो प्रोग्राम था वह पूरा स्पष्ट नहीं, लेकिन यह प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा करी थी। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ भी कई वर्ष बिताए और वहाँ पे संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये जो वृत्तांत थे वह पश्चिम से लेकर रेगिस्तान से लेकर उत्तर नदी में वोल्गा नदी के क्षेत्रों में सम्मिलित थे। किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसकी भाषा स्पष्ट और सरल है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल की और मापन की विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापदंड और विषयों के आधार पर लगभग 80 भागों में विभाजित है, 80 अध्यायों में विभाजित है और इसमें इन सब चीज़ों के बारे में दिया है। सामान्यतः अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अल बरूनी की जो ज्यामितीय संरचना, मतलब उसका जो झुकाव था वह गणित की तरफ ज़्यादा था। हम देखते हैं अल बरूनी की लेखन कार्य की विशेषताएं क्या थी। उसने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण जो था वो आलोचनात्मक था। उसने ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधित सभी कृतियां शामिल की थी और प्रत्येक अध्याय में उसने एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसका प्रारंभ जो होता था वह एक प्रश्न से होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों से के साथ इसकी एक तुलना होती थी। मतलब कि जब उसने कोई चैप्टर शुरू करता था तो वो उसको एक क्वेश्चन से शुरू करता था, फिर जितनी भी परंपराएं थी उनके बारे में वो वर्णन करता था और जो विश्व में अनेक अन्य परंपराएं थी, अन्य संस्कृतियां थी, उनसे वह इसकी तुलना करता था। फिर हम देखते हैं कि भारत को समझने में अल बरूनी को क्या बाधाएं आई थी। देखिए, दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें वहाँ की चीज़ों को समझने में, वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझने में। तो अल बरूनी अपने लिए जो निर्धारित उद्देश्य से थे उसकी समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों के बारे में बताया है और अवरोधों की चर्चा भी की है जो उसके समझ में बाधक थे। सबसे पहला, भाषा। यहाँ पर जो संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि अनुवाद करना आसान नहीं था। यहाँ की जो धार्मिक और प्रथागत विभिन्नताएं थीं वह उसके लिए अलग थी। इसके अलावा यहाँ के लोगों में एक अभिमान था, एक भावना थी जिसकी वजह से वह इनसे लोगों से मिलजुल नहीं पाया था और उसे काफ़ी दिक्कत आई थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी पूरी तरीके से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित था। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवद गीता और पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति पर निर्भर रहा है। अल बरूनी संस्कृत के विषय में लिखता है। संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है, लेकिन यह क्योंकि जो ये भाषा है ना वह अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभिन्नता आदि में है और इसमें एक ही वस्तु के लिए कई प्रकार के मूल अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर हम देखते हैं कि अल बरूनी ने जाति व्यवस्था का भी विवरण दिया है। अब जो इसके द्वारा जो विवरण दिया गया है उसमें भारत में 4 सामाजिक वर्ण दिखाए गए हैं। वह यह दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 सामाजिक वर्णों की मान्यता थी।
जिसमें पहला वर्ग घुड़सवार या शासक वर्ग होता था, दूसरा भिक्षु, पुरोहित या चिकित्सक, तीसरा खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक और चौथा वर्ग कृषक या शिल्पकार होता था। यद्यपि वह यह बताता है कि इस्लाम में सभी को समान माना जाता है, भिन्नताएं केवल धार्मिकता के प्रारंभ में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। उसके अनुसार जैसे कि जो भारत में अपवित्रता या जो भारत की जो अस्पृश्यता वाली जो भावना थी या जो जो जातियाँ थी, उसको उसने नियम के विरुद्ध माना है। उसने ये कहा है कि हर वस्तु जो मतलब जो अपवित्र हो जाती है, वह अपनी पवित्रता की स्थिति को प्रयास करने का दोबारा प्रयोग करती है। वह यह भी लिखता है कि वैश्य और शूद्र वर्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है और वह लोग एक ही साथ एक ही शहर में रहते हैं। जो जाति व्यवस्था के बारे में अल-बरूनी का जो विवरण है, वह जो हमारे जो संस्कृत ग्रंथ थे पूरी तरीके से उसी पर प्रभावित है। अब हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता का जो जन्म था वह तेजियर मोरक्को में हुआ था, जो कि इस्लामी कानून या शरिया के लिए अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता द्वारा रिहला लिखा गया है, जिसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय के बारे में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियाँ दी हैं। इब्न बतूता ने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार बहुत ही कम उम्र में साहित्यिक और शास्त्र की शिक्षा हासिल कर ली थी, लेकिन वह किताबी शिक्षा के से ज़्यादा अनुभवी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता था। उसने अपनी श्रेणी के विपरीत पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। वह यात्रा करने का शौकीन था और वह नए नए देशों में और नए लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक गया था। फिर हम जानते हैं इब्न बतूता की यात्रा के अदब। उसने लिखा है कि वह अपने जन्म स्थान से गुरुवार को जो बिना किसी यात्री के ही अकेले भारत के लिए निकल गया था। जो इसका जो समय था वो 1332 से 1333 के बीच में था। भारत प्रस्थान से पहले वह मक्का, सीरिया, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका है। इसके अलावा मध्य एशिया के रास्ते से होते होते वह इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। वह बहुत वर्षों तक यहाँ रहा था। फिर उसे सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसे कैद भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे वापस से राजकीय सेवा में ले लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोल शासक चीन के पास सुल्तान के दूत के रूप में इसे भेजा था। इब्न बतूता मालवार तट भी गया था। फिर वह वहाँ से मालदीव गया और फिर 18 महीने तक काजी के पद पर रहा था। मालदीव से वह श्रीलंका गया, फिर मालवार और मालदीव की यात्रा वापस करी। इसके साथ साथ उसने बंगाल और असम से भी यात्राएं करी थी। उस समय यात्रा करना इतना सुरक्षित नहीं था। इब्न बतूता ने कई प्रकार के डाकुओं के हमलों को भी झेला है। इसी कारण है कि वह अपने साथ साथियों को लेकर नहीं चलता था। जब वह वापस गया था तो उसने स्थानीय निर्देशों के आधार पर वहाँ की कहानियों और वृत्तांतों को नियुक्त किया है और इसीलिए जो स्मरण थे उसे यात्रा वृत्तांत के रूप में जाना जाता है। इब्न बतूता ने 2-3 चीज़ों के बारे में बताया जो उसने भारत में पहली बार देखी थी और जो उसके लिए बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित कर रहा था। उसमें एक पहली चीज़ थी नारियल। जो नारियल थी उन लोगों ने इसे नारियल का पहले नहीं देखा था, तो उसके लिए नारियल बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले वृक्षों के रूप में। तब उसने लिखा है कि भारतीय इससे रस्सी बनाते थे और लोहे की कीलों की बजाय जहाज को इससे सिलते थे। इसके अलावा पान का भी वर्णन करता है। पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि इस पर कोई फल नहीं होता है, इसमें केवल पत्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। वह नारियल और पान से पहले प्रचलित नहीं था। इब्न बतूता द्वारा शहरों का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है और दौलताबाद के बारे में भी उसने यह लिखा है कि वह भी आकार के रूप में दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली घना हुआ बसा शहर था। इसमें चारों तरफ प्राचीर थी। इस शहर में 28 द्वार थे, जिसमें बंदाइयों का जो दरवाजा था वह सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर अनाज की एक मंडी होती थी। दिल्ली शहर एक बेहतरीन कब्रगाह या कब्रिस्तान भी था। कब्रगाह में चमेली और गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसम में खिले रहते थे। इसके अलावा उसने लिखा है कि अधिकांश जो शहर हैं उसमें एक मस्जिद और मंदिर होता था। बंद नगरों में नृत्यकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित होते थे। यद्यपि जो इब्न बतूता ने शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं जताई है।
फिर हम देखते हैं इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का क्या वर्णन किया गया है। इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली का विवरण देता है। वह लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्रामशाला और विश्राम गृह जो स्थापित किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी देता है। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता से काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। उसने न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना व प्रेरित करना से प्रेरित हुआ, बल्कि वह अल्प सूचना पर माल भेजने से भी प्रेरित हुआ था। इस समय की जो डाक प्रणाली थी वह बहुत कुशल थी और यहाँ दिल्ली से यात्रा करने में सिंध मात्र 50 दिन लगते थे और वही गुप्तचर की खबरों पहुँचने में मात्र 5 दिन में पहुँच जाती थी। भारत में उस समय 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक व्यवस्था, इस व्यवस्था को उलूक भी कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। और दूसरी व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे, जिसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था के से अधिक तीव्र होती थी। डाक व्यवस्था का प्रयोग सूचना भेजने के साथ साथ फलों के परिवहन में भी होता था। अब हम जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 में 12 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा था। यह पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल में रहा। उसके बाद वह एक अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भारत में रहा था। बर्नियर ने द्वारा जो लिखी गई वह बुक है वह है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। जो इसकी लेखन की विशेषता है, उसने अपनी जो कृतियाँ हैं वह फ्रांस के उस समय के जो शासक थे लुई 14 उनको समर्पित करी है। उसने हर दृष्टि से बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाया है। बर्नियर के जो कार्य थे वह फ्रांस में 1670 से 1671 में प्रकाशित हुए और 5 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजी, डच और जापानी, इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। वह कई बार मुगल सेना के साथ कश्मीर भी गया था। बर्नियर द्वारा भूस्वामित्व का या भारतीय समाज का क्या वर्णन किया गया है। बर्नियर भूस्वामित्व के बारे में लिखता है कि यूरोप के विपरीत यहाँ की जो भूमि है वहाँ पे भूस्वामित्व का अभाव है। यहाँ पे मुगल जो है वह सारी भूमि के स्वामी हैं और ये जो अपनी भूमि है वह अमीरों को बांट देते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो भारतीय समाज का वर्णन है उसने लिखा है कि भारत में मध्य वर्ग नहीं है, भारत की खेती अच्छी नहीं है, कृषि युक्त भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषकों और श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है और यहाँ की जो हवा है वह दूषित है। इसके साथ साथ बर्नियर ये चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। और बर्नियर जो सबसे बड़ी समस्या वह मानता था वह भूस्वामित्व को मानता था। उसने बोला कि यहाँ की जो भूस्वामित्व की जो स्थिति है उसकी वजह से यहाँ पे इतना अभाव है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया है। इसके आधार पर मार्कस ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि उसने एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह इंगित नहीं करता है कि वह किसी राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। और बर्नियर द्वारा शिल्पकारों का भी वर्णन किया गया है। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है जो शिल्पकार थे वह मूल रूप से आलसी होते थे। जो भी निर्माण करते थे वह अपनी आवश्यकताओं या अन्य बाध्यताओं को पूरा करने के लिए करते थे। मतलब इनका जो भी शिल्पकार जो थे वह अपने उत्पादों को बनाने के लिए इनकी कोई प्रेरणा नहीं थी, इन्हें किसी भी तरीके की कोई डेडिकेशन या किस तरीके का कोई लगाव नहीं था। वह केवल मुनाफे के अधिग्रहण मुनाफे के लिए वह कार्य करते थे और उनकी प्रेरणा का कारण ये नहीं था क्योंकि उन्हें मुनाफे का अधिग्रहण जो था वह राज्य द्वारा किया जाता था, इसलिए उनका जो उत्पादन था वह हर जगह बराबर नहीं होता था। वह यह मानता है कि भारत में पूरे विश्व की मात्रा में सबसे ज़्यादा बहुमूल्य धातुएं भारत आती हैं। बर्नियर एकमात्र एक ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखाने की प्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। बर्नियर द्वारा नगरों का भी विवरण किया गया है। नगरों के बारे में वह लिखता है कि 17वीं शताब्दी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी और बाकी जनसंख्या गांवों में रहती थी। यह अनुपात उस समय के यूरोप के अनुपात से अधिक था। इसके बावजूद भारतीय नगरों को उसने शिविर नगर कहा है। यह राजकीय शिविरों पर निर्भर रखते थे, उसके अनुसार ऐसा था। इसके अलावा वह दास और दासियों के बारे में लिखता है।
मध्यकाल के बाजार में खुलेआम दास उस समय बेचे और खरीदे जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था तो उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को घोड़े और ऊंट तथा दास खरीदे थे। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे 1 लाख टके और 200 दास दिए थे। इन दासों का क्या प्रयोग होता था, मतलब इनका क्या प्रयोग था, इसमें कुछ जो सुल्तान थे उनके जो कुछ दासियां थे वह संगीत में निपुण थी, जिसके लिए वह अपने मनोरंजन के लिए रखते थे। अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए वह कुछ दासियों को रखते थे, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सके। इसके अलावा दासों घरेलू श्रम के लिए भी इनको रखा जाता था। पालकी या डोले में महिलाओं और पुरुषों को ले जाने में भी इनकी सेवाएं की जाती थी। दासों की कीमत और जिनकी मतलब जो विशेष रूप से वे महिलाएं जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी, उनकी बहुत कम थी। फिर हम जानते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा उस समय पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित कुछ एक धार्मिक प्रथा है, जिसमें किसी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अब उसके अंतिम संस्कार के दौरान अपनी चिता में स्वयं प्रतिष्ठित होकर आत्मत्याग कर लेती है। बर्नियर ने सती प्रथा का विवरण दिया है और उसने लिखा है कि कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, जबकि अन्य को बाध्य किया जाता था। इस समय की जो स्थिति थी इसके बारे में उसके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक बात थी। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला यह व्यवहार अक्सर पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच में भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि किताब उल हिंद का दूसरा नाम क्या था, तो इसका उत्तर है तारीख उल हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।